तो हेडिंग दी है बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी, इसमें लिख लीजिए द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर, द कंसेप्ट boundary layer was introduced by Air Prenter in 1904. The concept of this was introduced by Air Prenter, कभी पूछ लेते हैं, प्रेंटल साहब ने इसका कंसेप्ट दिया था 1904। देखिए है क्या बाउंड्री लेयर, वो कुछ इस तरीके से है, बनाइए इसको, आराम से हो जाएगा जितना हमें करना है, हमारी नजर में रहता है कितना पढ़ाना है, पूरा हो जाएगा टॉपिक का। बाउंड्री लेयर हमें आज पढ़नी थी। देखिए जब कोई फ्लो पीछे से आएगा, फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड सरफेस है, कोई सॉलिड प्लेट है, पीछे से फ्लो आ रहा है, समझ लीजिए, फिर बनाइएगा। फ्लो आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके जो कांटेक्ट में जो फ्लूइड आएगा वो स्टेशनरी हो जाएगा, है ना। और जैसे हमने पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वेरी फर्स्ट डे से ही कि जो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आएगा वो तो रुक जाएगा, ये ऊपर वाली लेयर्स को भी रोकने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ और ज्यादा, ऊपर की तरफ और ज्यादा, और जो दूर वाला जो फ्लूइड होगा उसको मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ पर रुक भी गया है। जो बहुत ज्यादा दूर होगा उसे ऐसा कुछ पता भी नहीं होगा कि कोई फ्लूइड वहां रुक भी गया है। यानी ऐसे मानो अगर ये वाली लेयर है जिसे बिल्कुल पता ही नहीं है, तो इस वाली लेयर पर इसका मतलब इस प्लेट के होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक डिस्टेंस ऐसी होगी जहां तक कि इस प्लेट के होने का फर्क पड़ेगा, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो जहां तक इस प्लेट के होने की वजह से इफेक्ट दिखाई देगा उसी रीजन को कहते हैं बाउंड्री लेयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर धीरे धीरे यहां से क्रिएट होगा तो कुछ एक इस तरीके का रीजन क्रिएट हो जाएगा। यानी ये जो रीजन है इसमें इस प्लेट के होने का इफेक्ट दिखाई देगा, यानी यहां पर वेलोसिटी में थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा। तो उसको अगर हम कर्व बना करके उस रीजन को मार्क कर दें, उस रीजन को एक लेयर से एक लाइन से मार्क कर दें, तो वो कहलाती है बाउंड्री लेयर, वो कहलाती है बाउंड्री लेयर। यानी इसके अंदर, इस बाउंड्री लेयर के अंदर, मेरी आपको बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन से काम नहीं है, मेरा काम है कि इसमें हो क्या कह रहा है। यानी इस बाउंड्री लेयर के अंदर इस प्लेट का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, और इस प्लेट का इंपैक्ट सिर्फ प्लेट की वजह से दिखाई दे रहा है, प्लेट ने रोका, फिर विस्कोसिटी ने इनको आपस में रोकना शुरू कर दिया। यानी इस बाउंड्री लेयर वो रीजन है जिसमें विस्कोसिटी का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाहर कोई इंपैक्ट ऐसा दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ का फ्लूइड की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी यहाँ के फ्लूइड की विस्कोसिटी, लेकिन यहाँ के फ्लूइड की विस्कोसिटी कुछ कम हो जाएगी ड्यू टू दिस प्लेट, ड्यू टू विस्कोसिटी। तो वो रीजन जहां तक वेलोसिटी में वेरिएशन पाया जाएगा वो रीजन कहलाता है बाउंड्री लेयर, और जहां वेलोसिटी में या यहां विस्कोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं दिखता वो कहलाता है आउट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है ना। यानी अंदर वाले फ्लोज कैसे होंगे, विस्कस फ्लो, क्यों विस्कोसिटी का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो अंदर के फ्लो, बाउंड्री लेयर के अंदर के फ्लो कैसे होंगे, विस्कस फ्लो, और बाउंड्री लेयर के बाहर के फ्लो कैसे होंगे, नॉन विस्कस। विस्कोसिटी तो होगी, ध्यान देने की है, विस्कोसिटी तो होगी, लेकिन फ्लो कैसे एक्ट कर रहा होगा, जैसे कि विस्कोसिटी है नहीं, बिकॉज उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा होगा। और जब विस्कोसिटी का इंपैक्ट नहीं दिख रहा है तो उसे कहते हैं हम नॉन विस्कस फ्लो। फ्लो को नॉन विस्कस कहेंगे, फ्लूइड को नहीं। तो यानी बाउंड्री लेयर के अंदर कैसा फ्लो होगा, विस्कस फ्लो, बाउंड्री लेयर के बाहर नॉन विस्कस। तो हम ये कहते हैं जो हमारी पोटेंशियल फ्लो थ्योरी है वो जो है, यानी ऐसे मानिए, मैं उससे पहले ऐसे मानिए बाउंड्री लेयर के बाहर जब विस्कोसिटी का इंपैक्ट नहीं दिख रहा तो फ्लो कैसे हो रहा है, जैसे आइडियल फ्लूइड का फ्लो है, ऐसे ही होगा जैसे
आइडियल फ्लूइड का फ्लो। इसका मतलब बाहर जब विस्कोसिटी का इंपैक्ट नहीं है, तो जब मैंने रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो पढ़ाए थे तो मैंने कहा भी था कि बाउंड्री लेयर के अंदर रोटेशनल फ्लो होगा, बाउंड्री लेयर के बाहर इररोटेशनल फ्लो, बाउंड्री लेयर के बाहर इररोटेशनल फ्लो होगा। क्लियर एक चीज? आप बना लीजिए तो इसको, ये बाउंड्री लेयर ऐसे करके बन गई। आगे जाकर के चलिए पहले और सुन लीजिए, जैसे जैसे फ्लो आगे की तरफ बढ़ेगा तो एक दिन हमने बताया कि जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा पहले तो लैमिनार फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो लैमिनार से किस हो जाएगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद में टर्बुलेंट। तो पहले यहाँ से ये लेयर टूटनी शुरू होगी, पहले तो लैमिनार, फिर ये टूटनी शुरू हुई ट्रांजिशन, और उसके बाद में टर्बुलेंट। तो इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर जहां से ये लेयर टूटती है वहां से ही इसके नीचे एक लैमिनार सब लेयर और जनरेट हो जाता है। उसको चलिए डिस्कस करेंगे, पहले इतना बताएंगे, इतना बताइए। थोड़ा तेजी से बनाइए, ऐसे खींचिए आराम से, खींच दो ऐसे डायरेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि इसे जस्ट समझने के लिए, एक पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगा, थोड़ा सा समझना है। इस पर एक दो क्वेश्चन आता है तो फट से आपको हो जाएगा, थोड़ा सा लेक्चर समझ लीजिए, क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपसे। तो इस पर एक ही दो क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बना लिया। तो यहाँ से फिर जहाँ पर बस इतना, एक क्वेश्चन यही है कि जहाँ से टर्बुलेंट लेयर शुरू होती है वहाँ नीचे एक लैमिनार सब लेयर डेवलप हो जाती है। पूछता है कभी कभी कि लैमिनार सब लेयर क्या है, यानी जहाँ टर्बुलेंट शुरू हो जाता है वहाँ पर लैमिनार सब लेयर बना लीजिए। यहाँ पर ये क्या है, लैमिनार सब लेयर, लैमिनार सब लेयर। ठीक है, ये जो फ्लो है ये है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो, ये है लैमिनार, और इस बाउंड्री लेयर के जो अंदर फ्लो है वो आपका विस्कस फ्लो है। बाउंड्री लेयर के जो अंदर का फ्लो है वो आपका विस्कस, यानी वो रोटेशनल व्यू होगा। इसका मतलब विस्कस फ्लो का मतलब रोटेशनल व्यू होगा। बाउंड्री लेयर के बाहर इररोटेशनल। अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँ, चलिए लिख देता हूँ, यहाँ पर फ्लो कैसा होगा, इररोटेशनल। पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने एक बार पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे हम इसको आज जब यही कहा था बाउंड्री लेयर पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो यहाँ पर इरोटेशनल फ्लो होगा, यहाँ कैसा होगा फ्लो, रोटेशनल, यहाँ पर होगा रोटेशनल सब फ्लो जितना बिल्कुल बाउंड्री लेयर के बाहर इरोटेशनल, बाउंड्री लेयर के अंदर अंदर रोटेशनल। क्योंकि जहाँ पर विस्कोसिटी का इफेक्ट होगा, जब रोटेशनल इरोटेशनल पढ़ा रहे थे तब बताया था। अब इसीलिए हमने कहा पूरा याद रखिए, हर चीज कनेक्ट होगी। जब रोटेशनल इरोटेशनल पढ़ाया था बताया था कि जहाँ विस्कस फ्लो होंगे बस पूरा बॉल को घुमा करके और तमाम बताया था, इंसान को ट्रेन से फेंक करके दिखाया था। जहाँ जहाँ विस्कोसिटी का इम्पैक्ट होगा वहाँ होंगे रोटेशनल फ्लो, जहाँ विस्कोसिटी का इम्पैक्ट नहीं होगा वहाँ होंगे इरोटेशनल। यानी वो इरोटेशनल फ्लो अक्सर वहीं मिलेंगे आइडियल फ्लो सिचुएशन में, जब विस्कोसिटी नहीं होगी। और विस्कोसिटी कब नहीं होगी, जब फ्लो आइडियल होगा, आइडियल फ्लूइड का। अब ये फ्लूइड तो आइडियल नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो विस्कोसिटी का इम्पैक्ट कम हो गया है। विस्कोसिटी तो है लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि दूसरे फैक्टर ज्यादा हो गए। भाई दूसरे फैक्टर ज्यादा हो गए तो विस्कोसिटी का इम्पैक्ट कम हो गया। वैसे ही लैमिनार फ्लो में ज्यादा विस्कोसिटी का इम्पैक्ट होगा, टर्बुलेंट फ्लो में होगा तो सही लेकिन कम हो जाएगा। इसलिए हम उस दिन देखे हुए थे कि टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस जो होती है वो विस्कस शियर कम होती है। टर्बुलेंट फ्लो में विस्कस शियर कम थी लेकिन टोटल शियर ज्यादा थी। क्यों थी टोटल शियर ज्यादा? बिकॉज वहां पर रेनॉल्ड शियर डेवलप हो गई। ठीक है ना। तो टर्बुलेंट फ्लो में विस्कोसिटी को आपसे पूछा जाए कि टर्बुलेंट फ्लो में विस्कोसिटी का इफेक्ट ज्यादा होगा या लैमिनार में, तो किसमें ज्यादा होगा? लैमिनार। विस्कोसिटी तो दोनों जगह सेम रहेगी, चाहे विस्कोसिटी क्या रहेगी, विस्कोसिटी दोनों जगह पर सेम रहेगी, लेकिन उसका इफेक्ट टर्बुलेंट में कम होगा, लैमिनार में ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये थी बात क्लियर। क्यों? क्यों टर्बुलेंट में रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ जाएगी और रेनॉल्ड नंबर बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ जाए या उसकी लेंथ बढ़ जाए। जैसे जैसे आगे तरफ जा रहे हैं लेंथ भी तो बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ
ओपन चैनल फ्लो है तो यहाँ पर v की जगह x आ जाएगी वैल्यू, यहाँ बात x ही करने लगेंगे अपॉन म्यू। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ती जाएगी, और रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगी तो फ्लो धीरे धीरे लैमिनार से टर्बुलेंट में आ जाएगा। सब चीज यहाँ से डिसाइड है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो लिख लीजिए इस पर थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। अ थिन लेयर, नीचे लिख देता हूँ, अ थिन लेयर adjoining to the thin layer adjoining to the boundary, या हम कहें solid surface, a thin layer adjoining to the boundary or solid surface in which effect of viscosity is predominant and variation in velocity is observed. अब is known as boundary layer नहीं लिख रहा मैं आगे। अब इसमें से क्वेश्चन देखिए, इस लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इस लाइन पर बेस्ड लिख लीजिए चलिए आराम से। देखिए इस लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। एक तो सिंपल यही है, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये थिन लेयर है एडजॉइनिंग टू दी बाउंड्री या सॉलिड सर्फेस, सब जानते हैं। लेकिन कहां तक ये बनती है? जहां तक विस्कोसिटी का इफेक्ट डोमिनेट करता है, ये क्वेश्चन बनता है। बाउंड्री लेयर कहां तक बनती है? जहां तक विस्कोसिटी का इफेक्ट डोमिनेट करता है वहां तक बाउंड्री लेयर बनती है। या दूसरे लफ्जों में फिर एक चीज और लिखी हुई है कि जहां तक वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है, ये वो रीजन है जहां तक वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी यहाँ की वेलोसिटी वही है जो यहाँ की वेलोसिटी है। ये जो फ्लो आ रहा है ये अभी तक किसी सॉलिड सरफेस से नहीं लग रहा है, ये एकदम फ्री स्ट्रीम। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? फ्री स्ट्रीम। इसको क्या कहते हैं? फ्री स्ट्रीम। यानी ये फ्री है, किसी सॉलिड सरफेस से अभी ये टकराया नहीं है। इसकी वेलोसिटी को कहते हैं u इन्फिनिटी। इसकी वेलोसिटी क्या कहते हैं? u इन्फिनिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी यहाँ तो u इन्फिनिटी होगी, यहाँ पर क्या होगी? u इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी u वो लेस देन होगी u इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि बाउंड्री लेयर बनने की वजह से, सरफेस से टकराने की वजह से थोड़ा सा उसमें रिटार्डेशन हो गया, और जहां तक ये रिटार्डेशन देखने को मिलेगा उसी रीजन को कहते हैं हम बाउंड्री लेयर। ठीक है ना? अब यहां जाकर के बिल्कुल इस पॉइंट पर जाकर के क्या होगा कि वेलोसिटी जो u है करीब करीब इक्वल हो जाएगी u इन्फिनिटी। करीब करीब क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कोई जो डिमार्केशन होगा ना जहां पर बिल्कुल u इन्फिनिटी से कम और जहां पर बिल्कुल u इन्फिनिटी के बराबर, कोई तो पॉइंट आएगा ना। तो जहां पर, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं, होती कितनी है? u स्मॉल इक्वल टू 0.99 u इन्फिनिटी। ये कहते हैं, कितनी कहते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.99, यानी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। 0.99 का मतलब 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम। यानी फ्री स्ट्रीम की अगर 100 थी तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? इस लाइन का नाम 99। सही बात है? अब देखिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 99। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 99। तो ये जो डिस्टेंस है सॉलिड सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर जाकर के वेलोसिटी 99% हो जा रही है, उस डिस्टेंस को कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। उसे कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। डेफिनेशन कैसे देंगे? यानी डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड सरफेस at which velocity of the fluid become 99% of free stream velocity। समझ में आ गई बात? वो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर जाकर के फ्लूइड की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम की 99% हो जाए उसे कहते हैं हम बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब आगे देखिए,
जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ये थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी जैसे फ्लो की डायरेक्शन में बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते अचानक से जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है चीज? तो यहीं पर अब सब हेडिंग दे दी है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो इस टर्बुलेंट फ्लो में भी 99% होगा। हाँ, यहाँ पर भी 99% ही होगा, यहाँ भी 99%। कितना होगा यहाँ पर भी 99%। लेकिन क्योंकि अचानक से यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुई तो फ्लो बस टर्बुलेंट हो गया है। रहेगा कितना, 99%। क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो फ्लो जो है दूर तक भाग रहा है ना, वो इंपैक्ट बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, होगा 99%। तो हेडिंग दे दिया आपने बाउंड्री लेयर क्या होगी, सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो इसमें लिख लीजिए बाउंड्री लेयर थिकनेस में डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, उसी अंदाज में लिखिए सारा सेंटेंस में, डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड सरफेस at which velocity of fluid become 99% of free stream velocity. फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जहां पर जाके 99% हो जाए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को, उसको कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। और इसे अक्सर लेटर, ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा आपने पढ़ा होगा, डेल्टा ऐसे, ठीक है, ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, अब इसके क्वालिटी लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिए, हेडिंग देने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या होगा हेडिंग देने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंड्री लेयर या डायरेक्ट पॉइंट बनाकर लिखना चाहिए, क्योंकि बेकार में एक लाइन और बढ़ जाएगी, पढ़ेंगे तो आप यही है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बाउंड्री लेयर का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज कह रहे थे शायद, है देखो ना, अभी तो डिस्कस हुआ था, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज कर, लिखिए तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाउंड्री लेयर थिकनेस increases, in the direction of flow boundary layer thickness increases. ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट लिखिए यहीं पर, एक और पॉइंट, with increase in velocity, boundary layer thickness decreases. एक और पॉइंट लिखिए, with increase in velocity boundary layer thickness decreases. एक और पॉइंट लिखिए, ठीक है, और बढ़िए आगे को, देखिए एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, ऐसे भी लैंग्वेज आ जाती है लिखी हुई, जिधर से फ्लो एंट्री करता है उस एज को कहते हैं लीडिंग एज, उस एज को कहते हैं लीडिंग एज। इस टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आता है कभी, जहां से फ्लो एंट्री कर रहा है उसे कहते हैं प्लेट का या सॉलिड सरफेस का लीडिंग एज, और इस एज को जो बाद में है उसे कहते हैं ट्रेलिंग, उसे कहते हैं ट्रेलिंग एज। देखिए इस पर अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा, लीडिंग एज एंड उसको पीछे वाले को कह रहे हैं हम ट्रेलिंग एज, ट्रेल कर रहा है, पीछे है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ऐसे कह सकते हैं, ये वाले को इन द डायरेक्शन ऑफ बाउंड्री लेयर, इन द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ फ्लो, हाँ फ्लो था है वो आपने तो लिख लिया है ना, हाँ हम छोड़ जाते हैं छूट गया। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को वैसे कह सकता है कि बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस फ्रॉम लीडिंग एज टुवर्ड्स ट्रेलिंग, है ना। तो मेरे पास कौन स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे एकदम याद है हाँ लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज ही बताना, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आप चाहें तो लिख ले, नहीं तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस। सिंपल है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस, या ये कह सकते हैं फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस। ठीक है, एक स्टेटमेंट एक पॉइंट और लिखिए, विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी, विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी विस्कोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज करती है। बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज करती है अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा फिर सम अप करते हैं, थोड़ा इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से फिर से एक बार देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन पहले आता था, अब आना बंद हो गया है। किसने दिया इस कंसेप्ट को? एल प्रेंटर। आना बंद हो गया है, लेकिन आ जाए बाई चांस, कभी कभी वनडे एग्जाम पूछ लेते हैं, डेट भी पूछ लेते हैं, वो क्यों मैं वो हर चीज को लिखाता हूँ जो आती ही है। 1904 आज से पहले किसी ग्रेड नहीं लिखाई, इनकी लिखाई है क्योंकि ये कभी कभी पूछ ली गई है ना। इवन ये एसएससी जेईई में ये स्पेलिंग भी पूछी गई है एक आध बार, प्रेंटर देख रहे हैं। एक जगह पर जब वॉइस ले आया था तो उसमें एक तरह से वोवेल वोवेल भरे पड़े थे, इसमें कॉन्सोनेंट ही भरे पड़े, देख रहे हो NDTL, ऐसा कहीं देखा है? चलिए आगे। फिर दूसरा आता है आपका कि बाउंड्री लेयर है क्या, यानी ये फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। बाउंड्री लेयर क्या है, सिंपल वर्ड में समझिए तो ये फ्लूइड को जो हमारा फ्लो हो रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक पार्ट वो है जिसमें विस्कस इफेक्ट दिखते हैं और एक पार्ट वो है जिसमें विस्कस इफेक्ट नहीं दिखते। अगर उन दोनों पार्टों को हम डिमार्केट कर दें और एक लाइन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन को कहते हैं हम बाउंड्री लेयर। यानी बाउंड्री लेयर के अंदर के रीजन को हम कहते हैं विस्कस फ्लो, बाउंड्री लेयर के बाहर के रीजन को कहते हैं हम नॉन विस्कस फ्लो। यानी वो इरोटेशनल फ्लो थ्योरी उस पर एप्लीकेबल होती है। इरोटेशनल थ्योरी जहां से एप्लीकेबल होती है, ये पॉइंट और लिख लें, यहीं पे लिख लें, उसको कहते हैं हम पोटेंशियल फ्लो थ्योरी, उसको हम पोटेंशियल फ्लो थ्योरी कहते हैं, पोटेंशियल फ्लो थ्योरी। जहां पर इरोटेशनल फ्लो थ्योरी एप्लीकेबल है उसको क्या कह रहे हैं हम? पोटेंशियल फ्लो थ्योरी। पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना, ये भी एक नया पॉइंट लिख लीजिए, उसको कहते हैं यानी बाउंड्री लेयर के बाहर के जो फ्लो होंगे, इसका मतलब उन्हें कहेंगे हम पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो थ्योरी का मतलब क्या है? वो फ्लो कैसे होंगे? पोटेंशियल फ्लो। बाउंड्री लेयर के अंदर के जो फ्लो होंगे वो पोटेंशियल फ्लो नहीं होंगे, बाउंड्री लेयर के बाहर के फ्लो जो होंगे वो होंगे पोटेंशियल, ठीक है ना। बाउंड्री लेयर के बाहर नॉन विस्कस की तरह से ट्रीट करते हैं, बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कस फ्लो की तरह से ट्रीट करते हैं। इसलिए अंदर के फ्लो इरोटेशनल होते हैं, रोटेशनल होते हैं। इसीलिए इन पर जब पोटेंशियल थ्योरी यहां लग गई तो इसका मतलब इन पर नहीं लगेगी। इसका मतलब बाउंड्री लेयर के अंदर पोटेंशियल फ्लो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं। बाउंड्री लेयर के बाहर फ्लो जो है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे किसी आइडियल फ्लूइड का है, जैसे किसी जब विस्कोसिटी नहीं इंपैक्ट कर रही तो कैसा होगा वो? जैसे किसी आइडियल फ्लूइड का है। ध्यान रहेगा ये, चाहे लिख कर ले जा सकते हैं, ये सब वही डिस्कस होगा, क्वेश्चन आएंगे या आएंगे। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली बाउंड्री लेयर ग्रो इन सच अ वे दैट बाउंड्री लेयर ग्रो रैपिडली, ऐसे करके वर्ड आता है। कभी कोई पूछेगा बाउंड्री लेयर के बारे में सच्चाई क्या है, तो उसमें आएगा बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट इंक्रीज रैपिडली। जहां रैपिडली इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वो कौन सा रीजन शुरू हो गया? टर्बुलेंट फ्लो रीजन। जहां रैपिडली इंक्रीज करेगी टर्बुलेंट फ्लो रीजन में, फिर ये भी क्वेश्चन पूछा, वहां पर नीचे एक लैमिनार सब लेयर बन जाती है, ठीक है सब। यानी लैमिनार सब लेयर जहां बनेगी वहां पर फिर लैमिनार फ्लो हो गए, सिंपल। यानी इस छोटे से रीजन में नीचे लैमिनार फ्लो हो रहा,
ठीक है सर, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज करती जाती है, यानी लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की तरफ। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस डिक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस डिक्रीज करेगी, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज करेगी। क्लियर ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हेडिंग दीजिए, ये 3 पैरामीटर है बाउंड्री लेयर से रिलेटेड। नंबर फर्स्ट लिखिए बाउंड वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। नंबर फर्स्ट हेडिंग दीजिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इसको डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको डेफिनेशन में ज्यादा नहीं जाना है, इनकी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा बाद में, मौका लगा मुझे तो कोई जरूरी नहीं है। इनके फॉर्मूले पूछे गए हैं, मतलब पूछे तो नहीं है, चांसेस हैं पूछे जाए, अभी तक तो नहीं पूछे गए लेकिन देयर आर वेरी लेस चांस है पूछा जाए। तो ये है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसका फॉर्मूला है 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल u अपॉन कैपिटल U इनटू dy। ये कैपिटल U यानी U इन्फिनिटी, कैपिटल U मतलब U इन्फिनिटी। फिर अगली आती है मोमेंटम थिकनेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। आप लिखते जाइए फॉर्मूले, बातें मत करिए, जल्दी लिखते रहिए। अगला है वो सिर्फ फॉर्मूले हैं। मोमेंटम थिकनेस, इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी पूछा आज तक नहीं गया लेकिन बाई चांस पूछ ले। स्मॉल u अपॉन कैपिटल U 1 माइनस स्मॉल u अपॉन U इन्फिनिटी dy। ये है आपकी मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। फिर उसके बाद में एक आती है एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला एक का याद कर लिया तो तीनों के याद हो जाएंगे। u अपॉन U इन्फिनिटी 1 माइनस u अपॉन U इन्फिनिटी इनटू 1 प्लस u अपॉन U इन्फिनिटी dy। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू डेल्टा u अपॉन U इन्फिनिटी 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन U इन्फिनिटी का स्क्वायर dy। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, वही ये एनर्जी थिकनेस। देखिए 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। फिर यहां पर एक चीज आती है शेप फैक्टर। कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस इतना रखना है शेप फैक्टर इक्वल टू होता है डेल्टा स्टार अपॉन थीटा। ठीक, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, इनका रिलेशन। तो इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, डेल्टा स्टार एनर्जी का स्टार, इस तरीके का शेप फैक्टर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन मोमेंटम। वहां ऐसे लिखा हो सकता है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू मोमेंटम। एक्चुअली ये थोड़े से है क्या दिक्कत इसके साथ, टॉपिक के साथ, कि ये इस पर जो है बड़े अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन अब कभी कभी हमने देखा है कि छोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में ये फॉर्मूले पूछे गए हैं। ऐसा देखा जाए तो ये डिटेल में आपके कोर्स में है नहीं, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इवन बाउंड्री लेयर थ्योरी भी आपको हो सकता है डिप्लोमा में तो पढ़ाई भी ना जाए, लेकिन क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहे हैं बीई में भी कभी कभी और अदर एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो हल्का हल्का हमने कुछ ऊपर का चीज़ें उठा ली हैं आपको देने के लिए। अब मैंने डेफिनेशन जरूर नहीं लिखवाई, लेकिन बताऊंगा मैं आपको क्या होती है ये चीज़। एक चीज़ बताऊंगा, बाकी आप तो समझ जाएंगे। एक ही डेफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। देखिए है क्या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, समझिए यहाँ से समझिए। देखिए अगर ये बाउंड्री लेयर नहीं बन रही होती, यानी ये सॉलिड सरफेस नहीं होती, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर ये सॉलिड सरफेस नहीं होती तो यहाँ वाले फ्लो की भी वही वेलोसिटी होती है जहाँ वाले की है, यानी सेम वेलोसिटी से फ्लो आगे जा रहा होता। सही बात है ना। अब आप बताइए अगर यहाँ पर सेम वेलोसिटी से फ्लो जा रहा होता तो फ्लो रेट कुछ होता। अब अगर ये दिक्कत आ गई, बाउंड्री लेयर बन गई,
तो फ्लो में डिस्चार्ज में कुछ कमी आएगी नहीं आएगी? कमी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में वेलोसिटी कम हो गई। पहले इतने रीजन से फ्लो हो रहा था, यहाँ पर तो वेलोसिटी थी u इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कुछ यहाँ तो बहुत कम होगी, यहाँ थोड़ी ज्यादा, यहाँ थोड़ी ज्यादा। तो इसका मतलब इसी रीजन से बाउंड्री लेयर बनने की वजह से डिस्चार्ज में कमी आ गई। आई नहीं आई? अगर बाउंड्री लेयर नहीं बनती तो डिस्चार्ज कुछ ज्यादा होता। अब इसको ऐसे समझिए, फिर ये यहां तक समझ में आ गई तो अब आपकी समझ में आ जाएगी। यानी अगर हम इतने रीजन से बात करें, इतने रीजन में से अगर बाउंड्री लेयर नहीं बनती तो डिस्चार्ज फॉर एग्जांपल Q नॉट होता। अब डिस्चार्ज Q हो रहा है तो Q इज लेस देन Q नॉट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। लेकिन हमें डिस्चार्ज चाहिए Q नॉट ही, तो क्या करें? हम इस डिस्टेंस को थोड़ी सी बढ़ा दें। तो ये जो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाई है इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये डिस्टेंस हमने सेम डिस्चार्ज अचीव करने के लिए जो थिकनेस बढ़ा दी है बाउंड्री लेयर की अपनी तरफ से, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। यानी ये कह सकते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर द डिस्चार्ज विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई टू कंपनसेट दिस डिस्चार्ज, क्या कर रहे हैं? टू कंपनसेट दिस डिस्चार्ज या कंपनसेट दिस फ्लो रेट we shift the boundary layer and the distance by which boundary layer is shifted is known as displacement thickness। जितने से हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया। सेम चीज आएगी मोमेंटम में। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी कम फ्लो होगा। तो मोमेंटम सेम फ्लो करने के लिए जो बाउंड्री लेयर जितनी थिकनेस डिस्प्लेस करेंगे उसे कहेंगे मोमेंटम थिकनेस। सेम दिक्कत आएगी काइनेटिक एनर्जी के साथ 1/2mv²। तो सेम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अचीव करने के लिए जितना डिस्टेंस रिप्लेस करेंगे उसे कहेंगे हम एनर्जी थिकनेस। कुछ आई बात समझ में नहीं आई? या हवा में कह रहे हो सर? आ रही है ना? यानी हम सेम डिस्चार्ज या सेम मोमेंटम या सेम एनर्जी अचीव करने के लिए अपनी बाउंड्री लेयर को कुछ शिफ्ट कर देते हैं। जो जितना शिफ्ट करेंगे वही कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अगर मोमेंटम सिंपली डिस्चार्ज की बात है तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम अचीव कर रहे हैं तो मोमेंटम थिकनेस, और एनर्जी अचीव कर रहे हैं तो एनर्जी थिकनेस। लिखा इसलिए नहीं रहा हूं कि क्वेश्चन तो इससे नहीं आएगा, बेकार में फिर आप पढ़ोगे भी, लेकिन आपने समझ लिया। अगर कल को कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो आपकी आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, ये पूछा गया कई बार, बी में नहीं अलग अलग पूछा गया है कि इनका ऑर्डर क्या है। यानी सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होती है? मोमेंटम थिकनेस की। उसके बाद में एनर्जी थिकनेस, सबसे कम थिकनेस होती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कहीं इसको भूल गए, ठीक है ना? इसके बाद में हेडिंग दी है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन बाउंड्री लेयर सेपरेशन। हाँ था, समझ में आ रहा है ना? बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखिए, ड्यू टू शेप ऑफ द सॉलिड सरफेस, ड्यू टू शेप ऑफ द सॉलिड सरफेस। शेप भी कह सकते हैं, उसकी हम जियोमेट्री भी कह सकते हैं। शेप को जियोमेट्री भी तो कहते हैं, शेप ऑफ द सॉलिड सरफेस और जियोमेट्री ऑफ द सॉलिड सरफेस। समटाइम द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सरफेस the fluid, ऐसे लिखिए, the fluid flowing over the solid surface, fluid flowing, ऐसे लिखिए, fluid flowing over the solid surface, over the solid surface may leave
the surface may leave the surface, and this phenomena is known as boundary layer separation. ये सब जो है डिप्लोमा के कोर्स में आपके मिलेंगे, टॉपिक चल रहा है, तो ये भी मैं सोचिएगा ये एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं, बीच में एग्जाम में आते रहेंगे क्वेश्चन। बाउंड्री लेयर थ्योरी है नहीं आपके यहाँ, लेकिन क्वेश्चन आते रहेंगे, बंद मत करिए। तो देखिए हो क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड सरफेस अभी तक तो हॉरिजॉन्टल टाइप का था, बिल्कुल फ्लैट सॉलिड सरफेस कुछ ऐसा है सर्किल टाइप का। अब यहां से कोई फ्लो आ रहा है ऐसे करके, बनाते रहिए साथ साथ, बनाइए। ये सॉलिड सरफेस है, फ्लो इसके ऊपर से जाएगा, बुझेगा, बनाइए। बना लिए। अब आप फिर एक डायग्राम और देखिए, अगर देखिए ये सॉलिड सरफेस ऐसा ना होकर के और ऐसा होगा, टकराता फ्लो यहाँ आकर के, तो यहाँ से एकदम से ऐसे नहीं चला जाता वो, क्यों? यहाँ सरफेस पर थोड़ी नहीं चिपकता, नहीं चिपकता है ना। और अगर ये सरफेस होती ऐसी तो थोड़ी देर चिपक करके जाता, ये सरफेस होती बिल्कुल ऐसे तो आराम से इससे चिपकता हुआ जाता। इसका मतलब सरफेस की ज्योमेट्री डिसाइड करती है कि फ्लो जो आ रहा है वो इससे चिपक करके चलेगा या इसको सेपरेट कर जाएगा, छोड़ जाएगा। सरफेस की ज्योमेट्री डिसाइड करती है कि फ्लो जो आ रहा है वो उसकी सरफेस से चिपकता हुआ चलेगा आगे को, या उसको छोड़ जाएगा। एक तो सरफेस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा एक चीज पर डिपेंड और कर रहा है। ऐसी ओट टाइप की आए आगे, नाली में पत्थर रखिएगा तो पानी आएगा नाली पे ऐसे करके धीरे धीरे और ऊपर होकर गुजरना शुरू कर देगा। लेकिन उसी पत्थर पर आप तेजी से सिरिंज से पानी मारिएगा, बिखर जाएगा। तो सिरिंज से जब पानी मार रहे थे या किसी पाइप से पानी मार रहे थे तो पानी बिखर जा रहा था, तो इसका मतलब क्या, सेपरेशन हो जा रहा है, सेपरेशन हो जा रहा है। लेकिन नाली के फ्लो में सेपरेशन नहीं हो रहा, शेप तो वही है, तो फिर क्या रीजन है कि सेपरेशन हो रहा है? वेलोसिटी। यानी सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। यानी सेपरेशन होगा नहीं होगा दो चीजों पर डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द बॉडी एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो इस तरीके की फिनोमेना को मैंने इसलिए आपको प्रैक्टिस समझाया, डेफिनेशन में तुझे ना समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन आप समझ में आ गया होगा कि जब फ्लो होते होते किसी सॉलिड सरफेस पर ऐसी पर पहुंच जाए कि किसी वजह से वो सॉलिड सरफेस को छोड़ करके हवा में चला जाए, तो उसे कहते हैं बाउंड्री लेयर। ऐसा हो सकता है, आपको आपकी समझ में आ गई। तो वैसे ही यहाँ पर दिखाया कि फॉर एग्जांपल ये फ्लो हो रहा है ऐसी करके लेयर है, यहाँ हो सकता है फ्लो इस पर चिपकता हुआ जा रहा हो, आगे जाकर हो सकता है फ्लो यहाँ से फ्लो बजाय इसके चिपकने के आगे जाकर जाएगा तो एकदम तेजी से जा रहा हो तो नीचे नहीं आएगा। ऐसी सरफेस थी, यहाँ तो प्रेशर में चिपका रहा, यहाँ जाकर सरफेस हो गई नीचे, तो फ्लो चला जाएगा ऊपर की तरफ। आप नहीं ऐसे करके फ्लो मार के देखिएगा ऐसे सरफेस पर, एकदम हवा में ऊपर निकल जाएगा। अगर वेलोसिटी अच्छी होगी तो, वेलोसिटी कम हुई तो हवा में नहीं जाएगा। यानी बाउंड्री लेयर सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज वेल एज शेप ऑफ द। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी कि अगर ड्यू टू शेप ऑफ द बॉडी वेलोसिटी इस तरीके की है कि अगर फ्लो उसकी सरफेस को छोड़ करके निकल जाए आगे, एयर में चला जाए, तो उसे कहते हैं हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन। वेलोसिटी की बात नहीं हुई, लेकिन ये वेलोसिटी की बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना, ये समझ में आ गई आपको। यानी दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ आ जाइए नीचे फिर से लौट करके, अभी टाइम है 5-6 मिनट हो जाएगा, तब कैलकुलेटेड है हमारे पास। अब बाउंड्री लेयर सेपरेशन होना कहाँ से शुरू होता है, बस 15 में छोड़ देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल शुरू हो रहा है, तो इसमें 2-3 चीजें आती, डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर जो वेलोसिटी का अगर डायग्राम बनाएंगे डेल यू ओवर डेल वाई, तो वो होगा इस पॉइंट पर 0, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। जहां पर सेपरेशन
हो रहा है, ठीक है ना। वहां पर क्या होगा, डेल यू ओवर डेल वाई 0। जहां पर फ्लो चिपक करके चल रहा है वहां पर होगा डेल यू ओवर डेल वाई ग्रेटर देन 0। जहां सेपरेशन हो चुका होगा डेल यू ओवर डेल वाई वहां होगा लेस देन 0। जहां यहां पर फिर डेल पी ओवर डेल वाई और है, डेल पी ओवर डेल वाई जहां फ्लो चिपक करके चल रहा है वहां होगा ग्रेटर देन 0। जहां सेपरेशन होने वाला है वहां होगा 0। जहां सेपरेशन हो चुका है वहां होगा लेस देन 0। लिख लीजिए, मैं बताता हूं क्या है इसका, लिख लीजिए, कंफ्यूज मत हो, आप परेशान मत होइए क्या लिख दिया सर ने हवा में। अभी ये 2 मिनट छोड़ देंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख लिया सभी ने, लिख लिया हो तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। इसको कहते हैं वर्ज ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर फ्लो जस्ट सेपरेट होने वाला होता है तो कहते हैं वर्ज ऑफ सेपरेशन। वर्ज ऑफ सेपरेशन कोई वर्ज कोई वो नहीं टर्म वैसा, ये इंग्लिश टर्म ही है। वर्ज ऑफ सेपरेशन मतलब फ्लो इज जस्ट गोइंग टू सेपरेट। ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन मतलब फ्लो इज जस्ट गोइंग टू सेपरेट, यानी इस पॉइंट से पहले अटैच्ड फ्लो है और इस पॉइंट के बाद में डिटैच्ड फ्लो है। और सेपरेट एंड सेपरेशन में याद रखिए अटैच्ड डिटैच्ड। इस पॉइंट से जस्ट पहले कैसा फ्लो होगा, अटैच्ड फ्लो। इस पॉइंट के बाद कैसा फ्लो होगा, डिटैच्ड या सेपरेटेड। यानी ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन होगा फ्लो तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0, प्रेशर ग्रेडियंट 0। फ्लो जब अटैच्ड होगा तब वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 से मतलब क्या है, पॉजिटिव। और जब फ्लो जो है अटैच्ड होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव। जब फ्लो सेपरेट हो चुका होगा तो प्रेशर वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसी होगी, नेगेटिव। लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट कैसी होगी, नेगेटिव। ये तो सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी सर में एक में x की, अच्छा x और y से कोई टेंशन मत लीजिए, वो डिस्टेंस का है। अच्छा ठीक है, चलो y जगह सेम रखिए, y है, x का मतलब ग्रेडियंट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के साथ dp ओवर dy कहे या dp ओवर dx कहे, एक ही टर्म लीजिए, ठीक है ना। x और y में कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर y रखना है तो हर जगह y रखिए, x रखना है तो हर जगह पर x रखिए। तो जहां पर फ्लो सेपरेट होने वाला हो रहा हो वहां पर खासकर प्रेशर ग्रेडियंट कैसी होगी, नेगेटिव। अब इसको समझिए, नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब क्या है, मेन प्रेशर ग्रेडियंट पे आती है। प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव का मतलब क्या है, जब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहां पर प्रेशर ज्यादा और यहां प्रेशर कम। पॉजिटिव का मतलब तो ये तो रहा। हाँ ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या रहा कि यहां पर प्रेशर ज्यादा और यहां पर प्रेशर कम। यहां जाकर के क्या हो गया कि यहां प्रेशर कम रह गया और यहां पर प्रेशर हो गया ज्यादा। इसका मतलब प्रेशर इस डायरेक्शन से ज्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर इस डायरेक्शन से ज्यादा पड़ रहा है, यानी फ्लो यहां ना आकर के ऊपर भाग गया। तो इसी तरीके की प्रेशर ग्रेडियंट को कहते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। इसको लिख लीजिए, क्या कहते हैं इसको, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, एक गड़बड़ हो गई है इसमें प्रेशर वाली गड़बड़ हो गई, इसे यहाँ चेंज कर लीजिए, पहले ये चेंज कर लीजिए, ये नेगेटिव और ये जो है ये पॉजिटिव है। बताता हूँ कैसे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, उल्टा, ठीक है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को कहते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए अब थोड़ा ठंडे में समझिए, फ्लो विल ऑलवेज अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। पहले दिन से बात करते आ रहे हैं, प्रेशर विल फ्लो विल ऑलवेज अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है 2 ये लो होगा, 1 हाई होगा। तो जब हम P2 माइनस P1 निकालेंगे तो कैसा आएगा, वो नेगेटिव। अब प्रेशर निकालेंगे तो ये P2 माइनस P1 ही तो करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ का जो प्रेशर ग्रेडियंट होगी वो
नेगेटिव होगी, और जब जब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होगी वही फेवरेबल है आपके लिए। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट आपके लिए फेवरेबल है, बिकॉज फ्लो विल ऑलवेज अकर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट कैसी कहलाती है? फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। आओ लिख लो, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। और पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्या कहलाती है? एडवर्स प्रेशर। ये तो लिख चुके होंगे आप, ये कहलाती है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। और यहाँ जहां पे वर्ज और सेपरेशन होता है, यहाँ तीनों दोनों चीज हो जाती है जीरो। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इनको मार्क कर दीजिए, यही क्वेश्चन आपके बी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बी में पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखिए, गौर कर लीजिए कि फ्लो अटैच्ड कब होगा? फ्लो अटैच्ड होगा जब प्रेशर ग्रेडियंट फेवरेबल होगी। और फेवरेबल कौन सी होगी? प्रेशर ग्रेडियंट कैसी होगी? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट फेवरेबल है और नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होगी तो फ्लो होगा अटैच्ड। और अगर प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव की है तो ये होती है एडवर्स। और इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, बिकॉज फ्लो ऑलवेज अकर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब इधर प्रेशर हाई होने लगेगा तो फ्लो फिर इधर नहीं हो रहा होगा, मजबूरी में उसे फिर हवा में जाना पड़ेगा। जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव की हो जाएगी तो फ्लो हो जाएगा सेपरेटेड। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अभी और 2 मिनट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।